महात्मा गांधी मात्र एक नाम नहीं बल्कि कालजयी विचार है। बापू ने सत्य के साथ अपने प्रयोगों से न सिर्फ स्वयं के विचारों को मजबूती प्रदान की बल्कि विश्व की अनगिनत महान विभूतियों के प्रेरणा पुंज बने। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को मुश्किल से यकीन होगा कि हाड़ मांस से बना ऐसा भी कोई इंसान धरती पर कभी चला था। गांधी चर्चा कार्यक्रम में हम आरंभ कर रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। बापू ने आत्मकथा की प्रस्तावना में कहा था, इन प्रयोगों के बारे में मैं किसी भी प्रकार की संपूर्णता का दावा नहीं करता। जिस तरह वैज्ञानिक अपने प्रयोग अतिशय नियम पूर्वक, विचार पूर्वक और बारीकी से करता है, फिर भी उनसे उत्पन्न परिणामों को वो अंतिम नहीं कहता अथवा वे परिणाम सच्चे ही हैं, इस बारे में भी वो साशंक नहीं तो तटस्थ अवश्य रहता है। अपने प्रयोगों के विषय में मेरा भी वैसा ही दावा है। मैंने खूब आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाव की जांच की है, उसका पृथक्करण किया है, किंतु उसमें से निकले हुए परिणाम सबके लिए अंतिम ही हैं, वे सच हैं अथवा वे ही सच हैं, ऐसा दावा मैं कभी करना नहीं चाहता। हाँ, ये दावा मैं अवश्य करता हूं कि मेरी दृष्टि से ये सच हैं और इस समय तो अंतिम जैसे ही मालूम होते हैं। अगर न मालूम हो तो मुझे उनके सहारे कोई भी कार्य खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो पग पग पर जिन वस्तुओं को देखता हूं उनके त्याज्य और ग्राह्य ऐसे दो भाग कर लेता हूं और जिन्हें ग्राह्य समझता हूं उनके अनुसार अपना आचरण बना लेता हूं। और जब तक इस तरह बना हुआ आचरण मुझे अर्थात मेरी बुद्धि और आत्मा को संतोष देता है, तब तक मुझे उसके शुभ परिणामों के बारे में अविचलित विश्वास रखना ही चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जग में सभी को बाजो, बाजो जी मैंने राम रतन धन बाजो। पायो जी मैंने राम रतन धन बाजो, पायो जी मैंने राम रतन धन बाजो, पायो जी मैंने राम रतन धन बाजो, पायो जी मैंने खर्च न छूटवा को गाको, खर्च न छूटवा को चूरन लूटे, दिन दिन बढ़त कबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने सतगुरु भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने
राजे प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस गायो पायो जे मन राम रतन धन पायो पायो जे मन राम रतन धन पायो। आज प्रस्तुत है बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग की पहली कड़ी। जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का कारोबार करने वाला था, लेकिन दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वो दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद एक दूसरा यूं 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूं तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक यूं 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूं। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में ये धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति वे बहुत वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए। कबा गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए वे बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही न था। फिर भी उनका व्यावहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहता है, वो उनमें भी था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से, जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज पूजा के समय वे थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही है कि माताजी साध्वी स्त्री थीं। वे बहुत दयालु थीं। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती। हमेशा हवेली यानी वैष्णव मंदिर जाती। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे समय की मुझे याद है जब उन्होंने चंद्रायण व्रत लिया था। व्रत के दिनों में वे बीमार पड़ी, पर व्रत नहीं छोड़ा। चातुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य बात थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था। लगातार 2-3 उपवास तो
उनके लिए मामूली बात थी। एक चातुर्मास में उन्होंने ये व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब मां भोजन करे। ये तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद हैं कि जब हम सूरज को देखते और कहते, मां मां सूरज दिखा, और मां उतावली होकर आती। इतने में सूरज छिप जाता और मां ये कहते हुए लौट जाती, कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं है, और फिर वो अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थीं, राज दरबार की सब बातें वे जानती थीं। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थीं। मां साहब के साथ होने वाली बातों से मुझे अभी भी कुछ याद है। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादों-वदी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े पहाड़े में सीखा था। इस पर से मैं अंदाजा लगाता हूं कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। वे पंक्तियां मुझे यहां देनी ही चाहिए। एकड़े एक पापड़ शेक, पापड़ कच्चो मारो।